बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में पैरेलल ग्रुपिंग, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास इमेजिन करो एक सेल है ऐसे, और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि फ्री में मिलता है, ये E1। एक और सेल है ऐसे और उसके साथ भी इंटरनल रेजिस्टेंस, वी हैव वन मोर सेल, उसके साथ भी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये ऐसे कुछ है। और इसको हम बोल रहे हैं E2, दिस इज R2, इसको हम बोल रहे हैं E3, दिस इज R3। क्लियर? और ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। परफेक्ट है। और ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और ऐसे केस में कोई हमसे बोलता था कि बताओ ई इक्विवेलेंट कितने के इक्वल आएगा। मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में करवाया था 2 सेल का कॉम्बिनेशन, अभी हम बात कर रहे हैं 3 सेल का, बट कंसेप्ट तो सेम होगा। तो ई इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करते होते थे तो वो फॉर्मूला निकल के आ रहा था समथिंग E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। देखो 2 सेल होंगे तो 2 बार करेंगे, 3 होगा तो 3 बार होगा, और ये आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिमिलरली अगर हमें इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता था तो वो आता था कुछ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये ऐसे कुछ आता था। ये हमारे पास रिलेशन आ रहा होता था और हम इसको क्या करते थे, प्रॉपर सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लेते थे। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी करवाए थे, मैं चाहता हूं एक और एग्जाम्पल आपको करवाऊं, क्योंकि बच्चे इन जनरल कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वाले टॉपिक में। जैसे कोई हमसे बोले कि हमारे पास 3 सेल गिवन है ऐसे कुछ, और इनके वोल्टेजेस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। वी हैव लाइक दिस, और वी हैव वन रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ गिवन है। इनकी वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। मान लो ये 2 ओम के बराबर है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 10 ओम है। क्लियर? लेट से ये दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट, ऐसे कुछ गिवन है। और कोई हमसे बोलता है फाइंड, इसको हम एग्जाम्पल नाम दे देते हैं, और किसी ने बोला फाइंड करंट इन ईच वायर। बेटा एक बात का ध्यान रखना, हम सर्किट्स पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे हैं, दिमाग में फिट होने में टाइम लगता है। कई बार ना हम लोग क्या करते हैं, बड़े इंपेशेंट हो जाते हैं। हमने एक सर्किट देखा, सर ने कल ये पढ़ाया था और हमें बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बुक में आ गया, सर हमसे तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, पता नहीं आपने क्या पढ़ाया। ऐसे नहीं होगा। आराम आराम से, मतलब पहले आप बहुत इजी सी बुक पढ़ो, फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट पढ़ो, फिर मेरे नोट्स देखो, फिर बाद में फिर से रिवाइज करो। धीरे धीरे कई चीज़ें ना दिमाग में फिट होती हैं। साइकिल चलाना इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट आप चाहो कि एक दिन में हम अभी अभी सीट पे बैठे और अभी सीख जाएं, तो उसमें भी टाइम लगता है। कार चलाना इज़ ईजी, मेरे लिए ईजी है, लेकिन वो उसमें भी टाइम लगता है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। यू कैन नॉट से कि मैं बाई सुपर इंसान हूँ, सुपर ह्यूमन हूँ और रातों रात सब कुछ कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। इम्पेशेंट हो गए, परेशान हो गए, एनर्जी लॉस होगी, चीज़ें सही नहीं जाएंगी। इसलिए आराम से करना, बट कंसिस्टेंसी बना के रखना। एक दिन देखोगे तुम्हें सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, उसने क्या बोला, फाइंड करंट इन ईच वायर। अभी उसने ईच वायर में पूछ लिया। ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले तीनों को करेंगे कंबाइन, और जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डायग्राम आएगा। अभी हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास डायग्राम आएगा कुछ ऐसे और ऐसे। बेटा ये कितना है, 10 ओम, और इसको क्या नाम देंगे, ई इक्विवेलेंट, इसको क्या नाम देंगे हम, आर इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? सबसे पहले हम निकालेंगे ई इक्विवेलेंट, और ई इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था वो, E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1। ध्यान से देखो, E1 अपॉन R1 प्लस हमने पढ़ा था क्या, E2 अपॉन R2, ये आएगा प्लस 4 अपॉन 4। फिर हमने पढ़ा था E3 अपॉन R3, और वो आएगा 2 अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। याद आ रहा है ना? दिस इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो अच्छा है, डेटा इतना अच्छा है कि 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 4, दिस इज वॉट 2, दिस इज 1, दिस इज 2। क्लियर हो गया? ये 4 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5 वोल्ट। मतलब और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 12 अपॉन 5 वोल्ट। ये क्या चीज आ गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। अभी हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। उसके लिए हमारे पास रिलेशन है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। नाउ दिस इक्वल टू 4, क्या वैल्यू आएगी, अगेन ऊपर आएगा 5, ये 5 बाय 4 आ गया। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 अपॉन 5 ओम। सो वी हैव गॉट आर इक्विवेलेंट, वी हैव गॉट ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट 12 अपॉन 5, आर इक्विवेलेंट
4/5। हम बनाते हैं डायग्राम। दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। वी हैव दिस E इक्विवेलेंट एंड वी हैव R इक्विवेलेंट एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू थी 12/5, इसका था 4/5 और ये था 10 ओम के इक्वल। आप दोबारा देख सकते हो, ये 10 ओम था, ये मैंने अलग से ले लिया। इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है इतना, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है, इतने के इक्वल आ गया। मुझे लग रहा है बहुत आसान जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहां से निकलेगा करंट, यहां से आएगा, यहां से जाएगा करंट और यहां से आएगा करंट। इसको हम आई नाम दे देते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आई कितना आएगा, मैंने आपको समझाया था पहले भी, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, दैट इक्वल टू व्हाट इज E इक्विवेलेंट बेटा, 12/5 डिवाइडेड बाय 4/5 प्लस 10 इज इक्वल टू 12/5 अपॉन, क्या लिखेंगे हम, यहां पे आएगा 4 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5, इट बिकम्स 12 डिवाइडेड बाय 54। क्लियर हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और ये आएगा 27। सो दिस बिकम्स हाउ मच, 6/27 एम्पियर, राइट। सो दिस इज करंट, बट ये करंट ईच वायर में नहीं निकला। अभी किस वायर में निकला है, अभी निकला केवल उस बड़े वाले, आई मीन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसके वायर में निकला हुआ है। अभी हम निकालते हैं बाकी के सारे वायर्स में। तो अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम चलते हैं अगेन आगे, जो डायग्राम बना था उसको हम दोबारा बनाते हैं। दैट डायग्राम वाज एक सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लाइन, ये भी लाइन, एक और सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, और लास्ट में था 10 ओम। हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया इसमें करंट, और वो करंट कितने के इक्वल आ रहा है, देखो 6/27 के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, 6/27। एक काम करते, हम इसको नाम देते ए, इसको नाम देते हैं बी। एक बात बताओ, कौन सा पोटेंशियल हायर होगा, ए का हायर होगा कि बी का हायर होगा? ऑब्वियसली करंट जब ऊपर से नीचे को जा रहा है तो ए का पोटेंशियल हायर होगा और बी का लोअर होगा। तो हमें एक रिलेशन मिलता है, वो क्या मिलता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, दैट इक्वल टू 6/27 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या बन गया वो बन गया 60 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 27। क्लियर हो गया। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, चलो अभी कर देते हैं। ये आएगा 9 और ये आएगा 20। आई थिंक सही है। ये हमारे पास आ गया 20/9 वोल्ट, 20/9 वोल्ट आ गया वोल्टेज। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए हायर है और बी कैसा है, लोअर है। सो दिस वैल्यू बिकम्स 20/9 वोल्ट। एक और काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं सी, इसको हम बोलते हैं डी। क्लियर। और हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है I1। कितना मान लिया हमने, I1। एक बात बताओ, I1 किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। ये जो I1 की सिचुएशन है वो सेल के चार्जिंग वाली सिचुएशन है कि डिस्चार्जिंग वाली है? अंडरस्टैंड करो बेटा, ध्यान से समझो, ये चार्जिंग वाली है कि डिस्चार्जिंग वाली है? सोचो जल्दी से। ये डिस्चार्जिंग वाली सिचुएशन है, डिस्चार्जिंग वाली सिचुएशन है। थोड़ा सा और रुकते हैं। यस, ये कितना वोल्ट है, 2, और ये कितना ओम है, 2। चलो अब दोबारा आगे चलते हैं। हम यहां पे लिखते हैं 2 वोल्ट और यहां लिखते हैं 2 ओम। मैंने कहा ना बहुत पेशेंस के साथ समझने की जरूरत है। बेटा ये कितना आया था, आप समझो, ये आया था V = IR, और हमने जब इसको सॉल्व करा तो कितना आया, 20/9। मुझे आप एक बात बताओ, बहुत इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ये 20/9 2 से कम होगा कि 2 से ज्यादा होगा? 20/9 2 से कम है कि 2 से ज्यादा है? मिल गया ना आंसर, ये 2 से ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है बेटा, पक्का क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया। एक बात बताओ मेरे को सच सच, अगर इस वाले सेल में करंट इधर को जाएगा, सोचो अगर इस वाले में करंट ऊपर को जाएगा तो सेल की कौन सी वाली पोजीशन है, ये डिस्चार्जिंग पोजीशन है। और अगर डिस्चार्जिंग पोजीशन होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या पढ़ाया था मैंने, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा E - IR। और बेटा E कितना है, 2, और -IR करोगे तो ये आंसर 2 आएगा कि 2 से कम आएगा? ये आंसर 2 से कम आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 2 से ज्यादा। कारण यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है।
मतलब इस पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम है और यहां का और यहां का सेम है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस आएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के अक्रॉस आएगा। ए बी के अक्रॉस कितना आ रहा है 20/9, जो 2 से क्या है ज्यादा, तो यहां भी आना चाहिए 20/9 जो 2 से क्या होगा ज्यादा। इतना मैं बता क्यों रहा हूं आपको, मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम बिना ये जाने भी कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब तुमने क्या मान लिया, करंट ऊपर जा रहा है बेटा, मान लिया ना। अब तुम सॉल्व करके देख लो, आई नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव में? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिस पोटेंशियल मस्ट बी मोर देन 2, और मोर देन 2 तब आएगा जब सेल का चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग नहीं होगा। जबकि इस वाले डायग्राम के हिसाब से, इसके हिसाब से डिस्चार्जिंग हो रहा है। सच में चार्जिंग होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग में वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा आता है और वो ईएमएफ से ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब अगर हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम थोड़ा इंटेलिजेंट आंसर दे पाएंगे और हम बहुत अच्छे से कैलकुलेशन भी कर पाएंगे और कंफ्यूजन से भी बच पाएंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर निकालते हैं, आंसर नेगेटिव में आ जाता है, उन्हें मैथमेटिकल आंसर तो पता होता है, बट फिजिक्स के लॉ नहीं पता होते कि क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं। सो एक्चुअली हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि करंट कहां जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। अगर करंट नीचे जाएगा तो ऐसी वाली सिचुएशन को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल, और ऐसे केस में बेटा VC माइनस VD इक्वल टू E प्लस IR। क्लियर? नाउ VC माइनस VD और VA माइनस VB की वैल्यू कैसी होगी? बहुत ही सही है, सेम होगी। इसको हम लिखेंगे VB इज इक्वल टू E2 प्लस I1 इंटू 2, और ये VA माइनस VB कितना आ रहा है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। कितना आएगा बेटा? 20/9 इज इक्वल टू 2 प्लस 2I1। क्लियर? 2 को हम यहां ले आते हैं तो कितना आएगा? 20/9 माइनस 2 इक्वल टू 2I1। यस नो? कितना बन जाएगा बेटा ये? 20 माइनस 18/9 दैट इज 2/9। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9 इक्वल टू I1। मतलब हमें क्या मालूम चल गया? हमें मालूम चल गया कि ये करंट कितना होगा, कितने के बराबर होगा? 1/9 के बराबर होगा। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं। इसका वोल्टेज कितना था? 4 वोल्ट, और ये कितना था? 4 ओम था। ऑब्वियस ही बात है यार, जितना ये वोल्टेज आ रहा है उतना ही आ रहा है, और ये भी तो सेम आना चाहिए ना। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं E और F। इसको हम नाम देते हैं E और F, और हम एक लाइन लिखते हैं। लाइन क्या लिखेंगे हम लोग? लाइन लिखेंगे कि EF के अक्रॉस वोल्टेज और CD के अक्रॉस वोल्टेज और AB के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगा। तो यहीं पे करते हैं, इसी जगह पे करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा कि VE माइनस VF ये कितने के बराबर होना चाहिए? VA माइनस VB के इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्लियर है? लेट अस हैव ये वाला स्पेस ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और V माइनस VF कितने के इक्वल होना चाहिए? VA माइनस VB के इक्वल, और वो कितना है? वो है 20/9, और ये कितना है? 4। सेल की चार्जिंग हो रही होगी कि डिस्चार्जिंग? सेल की हो रही होगी डिस्चार्जिंग। करंट कहां जाएगा? ऊपर को। नाउ क्लियर हो गया? और V माइनस VF को हम कैसे लिख रहे होंगे? इसको हम लिखेंगे E माइनस IR इज इक्वल टू हाउ मच? 20/9। बेटा E कितना है यहाँ पे? 4 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे हम? R की वैल्यू कितनी है? 4, दैट इज 20/9। नाउ वी राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4 माइनस 20/9 इज इक्वल टू 4I2। आई थिंक क्लियर है? ये कितना आएगा? 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4I2। यहां से सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 16। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? I2 निकल के आएगा 4/9 एम्पियर। जगह थोड़ी कम है, आप एडजस्ट कर लेना। एक और बात समझ आ गई हमें कि ये वाला सेल और ये वाला सेल सेम है। आप पीछे क्वेश्चन को देखो, इसमें भी 2 दिया है और इसमें भी 2 दिया है। इसका मतलब इसमें जैसा करंट होगा और इसमें भी वैसा ही करंट होगा, और किधर आएगा? वो नीचे की तरफ आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोल रहे होंगे I3, और I3 की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी सेम आएगी। जैसी वैल्यू I1 की है वैसी वैल्यू I3 की आएगी। क्लियर हो गया? सो हमें हर एक वायर में करंट पता चल गया। हमने क्या करा? सबसे पहले हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल लिया, उसके बाद हमने इसमें करंट निकाला, फिर हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये होगा, वही ए और वही वाला ये होगा। हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। एक मेथड है, ये वाला कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? ग्रुपिंग ऑफ सेल मेथड। सेम थिंग कैन बी सॉल्व बाय किरचॉफ लॉ,
और एक्चुअली मैं उसको प्रेफर बहुत रेयर करता हूं क्योंकि उसमें बहुत बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन होती है। आई थिंक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अभी हम कंसीडर करते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा और पढ़ाता हूं कुछ और देखने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एन सेल्स हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और सबका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ऐसे कुछ है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, लेकिन ये साथ साथ में एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है सर्किट में, ऐसे कुछ, ये आर है और इसमें से करंट आ रहा है और यहाँ पे आई जा रहा है। कोई हमसे पूछे इस वाले केस में कि ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, तुम बोलोगे एन ई आएगा, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तुम बोलोगे एन आर आएगा। तो इसमें जो करंट आएगा आई वो कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर वो होगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, यही होगा क्योंकि इसके जो टोटल रेजिस्टेंस आएंगे वो इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे तो करंट इतने के इक्वल आएगा। फिर हम बात करेंगे कुछ केसेस की। हम बात करेंगे केस वन, और केस वन क्या होगा कि अगर आर बहुत ज्यादा है एनआर से, अगर आर बहुत ज्यादा है एनआर से, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का बहुत थोड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा थोड़ा है, और ये सारा का सारा ऐड कर दें तब भी वो आर से बहुत कम होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। यहाँ पे मैंने ज्यादा लिखा है ना, मैं इसको वेरी वेरी ग्रेटर कर देता हूँ, वेरी वेरी लार्जर, ठीक है ना, ऐसे कुछ है। तो फिर अगर ऐसा होगा तो एनआर का कोई रिलेशन, कोई रीजन नहीं रह जाता। इसका मतलब यहाँ पे जो आई आएगा वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा एन ई बाय आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पहले समझो। इसका मतलब है व्हाट इज ई बाई आर, नहीं सॉरी, ये आर नहीं, कौन सा आर लेंगे हम, कैपिटल आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम एक अकेला सेल लगाते तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल आर, और वो कैपिटल आर के साथ जुड़ा होता तो करंट, एक्चुअली कैपिटल आर तो बहुत बड़ा है, तो अगर एक अकेला सेल लगाते तो करंट कितना आता, तो हम यहां पे लिखते ड्यू टू सिंगल सेल करंट कितना आता, आई डैश इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर आता एक सेल की वजह से। बट आर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है एन आर से, इसका मतलब आंसर कितना आता उस केस में, पहले वाले केस का जो आंसर आता वो आता ई बाय आर, क्योंकि स्मॉल आर तो बहुत छोटा है, ई बाय आर आता, और अभी आंसर कितना आ रहा है, अभी एन टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हम बोल सकते हैं दिस करंट इज एन टाइम्स, किसका एन टाइम्स, एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। मतलब सिंगल सेल की वजह से जो करंट आना चाहिए था ये उसका क्या आ रहा है, ये उसका एन टाइम्स आ रहा है। कब की बात है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर से बहुत बहुत बड़ा हो। अब हम केस टू की बात करते हैं। केस टू में हम मान लेते हैं कि जो एन आर है वो बहुत बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है, मतलब काफी ठीक है, लेकिन ये इतने सारे सेल को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो उनका इक्विवेलेंट वैल्यू इससे काफी ज्यादा आ गया। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये पार्ट निग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ऐसे वाले केस में आई इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर, एंड दैट आंसर इज व्हाट, ई बाय आर। अंडरस्टैंड करो ई बाय आर क्या चीज है, मैं दिखाता हूं आपको। हमारे पास सिंगल सेल का करंट ये आ रहा था, सिंगल सेल का करंट ये आ रहा था। अगर गलती से उल्टा हो गया, उल्टा का मतलब हुआ कि जो ये वाला, अगर एन आर बहुत ज्यादा होगा आर से, इसका मतलब अगर हम सिंगल सेल के केस में भी करंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, फिर ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, ई बाय आर। इसका मतलब ई बाय आर कब आएगा करंट, जब सिंगल सेल कनेक्टेड होगा आर के साथ और साथ साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा कैपिटल आर से, उस केस में करंट आएगा ई बाय आर। क्लियर, और ये किसका आएगा, सिंगल सेल का करंट आएगा। और फाइनल आंसर में भी कितना आ रहा है, ई बाय आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस करंट इन कैपिटल आर इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल। ये करंट कैसा आ रहा है, जैसे सिंगल सेल का करंट आ रहा हो वैसे यहां पे करंट आ रहा है, जब हमने क्या कर रखा है, हमने जब एन आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत बहुत ज्यादा ले रखी है। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जो हम अभी पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं सेम चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। सेम चीज हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
पैरेलल में भी हम ऐसे ही देखते हैं जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बहुत सारे सेल हैं, मतलब वी हैव वन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, वी हैव वन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ऐसे करके हमारे पास n सेल्स कनेक्टेड हैं और सबके सब पैरेलल में। एंड अच्छी बात क्या है, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल, आर 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 ऐसे कुछ कनेक्टेड है। और उसके बाद क्या है कि ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, कुछ ऐसे कनेक्टेड है। और हम मान लेते हैं कि इस वाले कॉम्बिनेशन में जो करंट आ रहा है वो यहां पे करंट आ रहा है आई के इक्वल। क्लियर हो गया, ये आई के इक्वल आएगा। और अगर ऐसे केस में ये आर है, तो अब जब हम इस वाले डायग्राम को देखेंगे ना, इक्विवेलेंट, हमें मालूम है कि जब आइडेंटिकल सेल बहुत सारे पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका जो ई इक्विवेलेंट आता है वो भी हम जानते हैं और आर इक्विवेलेंट भी जानते हैं। दिस इज व्हाट ई इक्विवेलेंट एंड दिस इज व्हाट आर इक्विवेलेंट। ये आर है और ये आई है। और आई की वैल्यू कितनी आती है, आई आता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, जहां पे ई इक्विवेलेंट आता है सिंगल सेल के बराबर, आपको याद होगा। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू करके निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इतने के इक्वल आएगा। सो एक्चुअली इस वाले केस में करंट की वैल्यू आएगी ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन। आई थिंक इतना क्लियर है। ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, ये तब का फॉर्मूला आ रहा है जब सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हो। दोबारा से हम फिर केस 1 लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे केस 1। केस 1 में हम लिखेंगे कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी आर बाई एन से, अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी आर बाई एन से, तो ऐसे केस में जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी ई बाय आर। ई बाय आर, ई बाय आर का क्या मतलब हुआ, ई बाय आर का मतलब हुआ कि अगर हम सिंगल सेल लगाते, अगर हम सिंगल सेल लगाते ऐसे कुछ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से काफी कम आता, अगर ऐसा होता तो ऐसे केस में क्या आता, करंट ई बाय आर के इक्वल आता। इससे क्या क्लियर हुआ, ई बाय आर के इक्वल आता अगर हम सिंगल सेल लगाते। और कंडीशन क्या होती, सिंगल सेल अप्लाई करते, कंडीशन होती सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता कैपिटल आर से, तो आई का फॉर्मूला होना चाहिए था ई अपॉन आर प्लस आर, बट आर तो बहुत छोटा है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और अब भी फॉर्मूला कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इन दिस केस करंट in capital R is same as due to single cell, मतलब सिंगल सेल की वजह से जितना करंट आना चाहिए था ये बिल्कुल उसके जितना होगा। नाउ वी हैव केस 2। केस टू के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग कर रहे होंगे इसका उल्टा। मतलब केस 2 में हम मान लेते हैं कि R बहुत बहुत छोटा है R बाई एन से। अगर ऐसा करेंगे तो R प्लस आर बाई एन कितने के इक्वल आएगा, सिंपल R बाई एन। तो ऐसे केस में करंट की वैल्यू क्या आएगी, E डिवाइडेड बाय R बाई एन, दैट इक्वल टू व्हाट, N टाइम्स E बाय R। अब अंडरस्टैंड करो, अगर सिंगल सेल लगा होता, केवल सिंगल सेल लगा होता तो करंट का फॉर्मूला यहां पे क्या आता, करंट का फॉर्मूला आता E अपॉन आर प्लस आर। बट अगर हम मान लेते कि R बहुत छोटा है तो कैपिटल R तो हटाना पड़ता, तो आंसर क्या आता, I इक्वल टू E बाय स्मॉल आर। और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है N टाइम्स E बाय स्मॉल आर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, करंट इज N टाइम्स दैट ऑफ सिंगल सेल। मतलब ऐसे केस में सिंगल सेल की वजह से जितना आना चाहिए था, करंट इज N टाइम्स दैट ऑफ सिंगल सेल। मतलब सिंगल सेल की वजह से जितना करंट आना चाहिए था, अब की बारी करंट उससे N टाइम्स आ रहा है। अभी हम एक एक्सटेंशन ज्यादा आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मान लो कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं और वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। मिक्स्ड कैसा होगा, सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, ऐसे कुछ सारे का सारे सेल आइडेंटिकल मान के चलते हैं, हम सबके सब आइडेंटिकल हैं और एक लाइन में कनेक्टेड हैं। और ऐसे ऐसे सेल हमारे पास कनेक्टेड हैं n, मतलब 1 2 अप टू n, और n इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी दिस इज अप टू n। वी हैव सेकेंड लाइन, इसमें भी सेम है 1 2 अप टू n, सबके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एज सच वी हैव n।
ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारी लाइंस कनेक्टेड हैं. देयर आर सो मेनी लाइंस कनेक्टेड लाइक दिस 1 2 अप टू वी हैव दिस n. बहुत सारी लाइंस कनेक्टेड हैं और ये एक तरह का कॉम्बिनेशन बन गया. इट्स अ बिग कॉम्बिनेशन. सो दोबारा रिपीट करता हूं. एक लाइन में 1 2 3 n 1 2 3 n 1 2 3 n और ऐसी ऐसी m लाइंस कनेक्टेड है. मतलब दिस इज 1 दिस इज 2 दिस 3 4 एंड दिस इज व्हाट m. और हमने क्या करा, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ एक r को कनेक्ट कर दिया. वी हैव कनेक्टेड दिस r. ऐसा कुछ कनेक्शन है और इसमें करंट जा रहा है I के इक्वल. कितना करंट जा रहा है? I के इक्वल. और कोई बोलता है कि सर I कितना होगा, मतलब I की वैल्यू क्या आएगी और अलग अलग चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि ये कितने कनेक्टेड है n और ये सबके सब किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में. तो इस पूरी लाइन का इक्विवेलेंट कितना आएगा? NE. और रेजिस्टेंस कितना आएगा? NR. एंड सिमिलरली इसकी बात करें NE NR, इसकी बात करें तो NE NR के इक्वल आएगा. ऐसा करते हैं, हम कॉम्बिनेशन को दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? E इक्विवेलेंट और ये ऐसा कुछ आ जाएगा. उन सब सेल को हमने इकट्ठा कर दिया तो कितना आएगा? NE और ये कितना आएगा? NR. और ऐसा ऐसा अगले सेकेंड लाइन में भी सेम सेम चीज आएगी. दिस इज ऑल्सो NE NR. थर्ड में भी सेम आएगा NE और NR. दिस इज ऑल्सो NE और NR. और ऐसे ऐसे करके कितनी लाइन्स हैं? M लाइन्स हैं एंड दिस इज ऑल्सो NE एंड NR. NE एंड NR. एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद कैपिटल R. मतलब ऐसे कुछ कनेक्टेड है. डन हो गया. एंड वी हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. ऐसे कुछ कनेक्टेड है और इसमें से करंट जा रहा है I के बराबर. अभी अगर हम I कैलकुलेट करते हैं, हाँ एक और चीज हमें समझ में आ रही है कि ये जितने सेल्स हैं वो सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं. जितने सेल हैं सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो हमें अच्छे से पता है अगर ये NE सारे के सारे सेल सेम हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट भी कितने के इक्वल आएगा? उनका इक्विवेलेंट भी आएगा सेम सेम. याद है अभी अभी हमने पढ़ा था ये कितना आएगा? NE के इक्वल आएगा. और याद करो ये इतने सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते होते हैं? इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं, रुक जाओ मैं एक और लाइन लिखता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. इस कॉम्बिनेशन का जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा सिंगल सेल के बराबर. और जो इनका R इक्विवेलेंट निकालना होगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/, एंड दिस फाइनली बिकम्स M/NR. क्योंकि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हैं? M के बराबर हैं. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस R इक्विवेलेंट दिस बिकम्स NR/M. क्लियर हो गया. और यहां से करंट निकल के आता है, दैट करंट I. और I कितना आएगा? E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट इज E इक्विवेलेंट? NE डिवाइडेड बाय R प्लस व्हाट इज R इक्विवेलेंट? दैट इज M/, ऑपोजिट. ये इसका ऑपोजिट आएगा क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? यहां लिखा है 1/R इक्विवेलेंट. तो R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? इतना आ रहा है. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? NR/M. दिस वैल्यू वी हैव गॉट. और इसकी हेल्प से अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो I हमें क्या मिल जा रहा है? I मिल जा रहा है हमें MNE/MR प्लस NR. ये चीज हमें पता चल गई. ये करंट आ गया. किसमें करंट आया? ये दिस करंट इज इन आउटर मोस्ट रेजिस्टेंस. अब अगर कोई हमसे ऐसे बोले कि एक बात बताओ, करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम कब होगा? तो तुम बोलोगे सर करंट के फॉर्मूले में तो दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है. हो सकता है n नंबर कम हो जाए, m नंबर ज्यादा हो जाए. हो सकता है m कम हो जाए, n ज्यादा हो जाए, वाइस वर्सा. ऐसा कुछ करेंगे तो करंट कभी ना कभी तो मैक्सिमम आएगा. तो हम एक आर्टिकल लिख लेते हैं. आर्टिकल कैसे लिखते हैं? फॉर I max क्या? अगर I max कब होगा? I max तब होगा जब MR प्लस NR क्या होगा? मिनिमम होगा. तो इसको मिनिमम प्रूफ करने के लिए हम लोग या तो हम मैक्सिमम मिनिमा यूज कर सकते हैं या फिर हम सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं. सिंपल मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे? हम लिख सकते हैं कि MR प्लस NR इक्वल टू MR के होल स्क्वायर का अंडर रूट. ये ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं. हम इसको बोल सकते हैं अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर. क्या सही है? फिर हम लिख देते हैं यहां पे समथिंग माइनस 2 टाइम्स MR अंडर रूट
एन आर अंडर रूट प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एम आर एंड अंडर रूट एन आर। आई होप क्लियर है। इसको ध्यान से देखो ओपन करके, जितना ये माइनस है उतना ये प्लस है, दोनों का सम कितना होगा, 0 हो गया। क्या बच गया हमारे पास, ये और ये बच गया। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एम आर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एन आर आएगा। क्लियर है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना बेटा, जो यहां पे लिखा है और जो यहां पे लिखा है, बोथ आर सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, बोथ आर सेम थिंग। बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। कैसे, ये देखो ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या आ रहा है, अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। प्लस हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट एम आर एन आर। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है ना, ये चीज ये मिनिमम हो जाए। जब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम आएगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये मिनिमम कब आएगा, देखो इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी प्लस में है, इसको तो छोड़ दो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी, जो आना है वो आना है। यहाँ पे प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ। तुम्हें पता होगा कि स्क्वायर के अंदर कोई भी चीज़ जब लिखी हो, उसका स्क्वायर हो, अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई तो उसका स्क्वायर काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ अगर खत्म हो गई तो ये मिनिमम आ जाएगा। ये कब खत्म होगी, जब ये और ये कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं फॉर एम आर प्लस एन आर टू बी मिनिमम अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर शुड बी इक्वल टू क्या, 0। अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एम आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट सर्किट में या आउटर मोस्ट डिवाइस के अक्रॉस करंट कब मैक्सिमम होगा, जब एम आर और एन आर सेम आएंगे। या ऐसे बोल सकते हैं, जब आर इक्वल टू एन आर अपॉन एन के इक्वल आएगा। इसका मतलब जब आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। क्लियर हो गया, जब बाहर का रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स की वैल्यू जब इक्वल आ जाएगी, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है। एक काम और करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देयर आर 20 cells connected in 4 rows. Each row contains 5 cells. Calculate internal resistance of cells if current in external resistance 20 ohm is maximum। बेटा समझने की ट्राई करो। देयर आर 20 cells। अब 20 cells है, मैंने यहाँ पे लाइन आइडेंटिकल नहीं लिखा, बट आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि अगर आइडेंटिकल नहीं है तो सबका वो वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। देयर आर 20 cells कनेक्टेड इन 4 rows। ईच रो कंटेन्स 5 cells। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, सभी का सेम होगा ऑब्वियसली। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ cells if current in external resistance 20 ohm is maximum। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यार ध्यान से समझो, ये सॉल्यूशन है। ये हमारे पास एक रो होगी, ये एक रो है, इसमें कितने सेल्स हैं, इसमें 5 सेल्स हैं, और ऐसे ऐसी कितनी रो आ रही हैं, 2 3 एंड 4, ये ऐसे कुछ आ रही हैं। अगर हम एक रो की बात करते हैं तो इसमें आर कितने के इक्वल आएगा, इसमें आर आएगा आर नेट बोल देता हूं मैं, है ना। इसमें आएगा आर नेट इक्वल टू 5R। ऐसा क्यों,
अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा तो 5 सेल्स का कितना आएगा 5R, और ऐसी ऐसी कितनी रो हैं 4 रो हैं, तो बेसिकली R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा जो R नेट आ रहा है डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेशन तो आपको समझ में आती है, आंसर कितना आएगा 5R/4। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास R इक्विवेलेंट ऑफ ऑल सेल्स, और वो कितने के बराबर होना चाहिए, R के बराबर। क्यों, क्योंकि करंट क्या आ रहा है, इज मैक्सिमम। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है, देयर आर 20 cells so and so, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इफ करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा है, मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। और अभी अभी हमने देखा इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी आएगी, ओवरऑल इट विल बी 5R/4, सो वी पुट दैट वैल्यू। यहां पे हम क्या लिखते हैं, 5R/4 इज इक्वल टू, कैपिटल R की वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी कितने ओम के बराबर है, देखो सामने लिखा है, दैट इज हाउ मच, दिस इज 20 ओम। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 20, सो व्हाट इज R इज इक्वल टू 16 ओम। इसका मतलब सेल के हर इंडिविजुअल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 16 ओम के बराबर। अगर ऐसा होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। सो बेटा इट वॉज अबाउट सेल्स। आज सेल का टॉपिक टोटली खत्म हो गया। आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, और अब साथ साथ में मैं कैपेसिटर ऑनवर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव क्लास के लेक्चर भी बना के डालना स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।